नमस्ते, मैं हूँ रिचा एंड आशा करती हूँ आज आप अच्छे होंगे। आज का वीडियो बहुत सरप्राइजिंग होने वाला है क्योंकि आज हम उड़ीसा की आईटी जर्नी के बारे में बात करेंगे एंड एक्चुअली में आपको ये जर्नी जैसी दिखती है वैसी है नहीं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि स्टेट्स लाइक यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश उड़ीसा की आईटी जर्नी से क्या सीख सकते हैं एंड उड़ीसा को आगे क्या करना चाहिए टू बिकम नेक्स्ट आईटी हब। तो चलिए इस वीडियो की स्टार्ट करते हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं एटलीस्ट 300 लाइक्स एक्सपेक्ट कर रही हूँ। उड़ीसा में आईटी की शुरुआत 28 इयर्स पहले दिसंबर 1996 में हुई थी एंड उस टाइम इन्फोसिस ने अपना पहला ऑफिस भुवनेश्वर में खोला। फिर 2001 तक भुवनेश्वर में इन्फोसिस, सत्यम एंड टीसीएस जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज ने अपने ऑफिसेस खोल लिए एंड तभी भुवनेश्वर में इसका फर्स्ट आईटी टावर भी आया। उसके बाद 2003 में भुवनेश्वर ने अपने फर्स्ट आईटी पार्क इन्फोसिटी के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया एंड तब तक इन्फोसिस भी अपने बड़े कैंपस के साथ तैयार थी। 2006 से 2008 तक उड़ीसा गवर्नमेंट ने मल्टीपल एमओयू साइन किए विद कंपनीज लाइक टीसीएस, जेनपैक्ट एंड जेनसार एक्सेट्रा एंड इस वजह से भुवनेश्वर में लार्ज आईटी कैंपसेस की नीड बढ़ गई। इस डिमांड को देखकर बड़े बिल्डर्स जैसे डीएलएफ एंड रहेजा ने भी अपने आईटी पार्क्स को यहाँ बनाने का प्लान करना स्टार्ट कर दिया। तो क्वेश्चन ये उठता है कि जब स्टार्टिंग से सब कुछ इतना अच्छा था तो भुवनेश्वर बाकी के आईटी हब्स जैसे हैदराबाद, बेंगलुरु, गुड़गांव, नोएडा इन सब से पीछे क्यों रह गया? आइए इस क्वेश्चन का आंसर भी जानते हैं। भुवनेश्वर उड़ीसा की ग्रोथ के स्टैग्नेंट होने के पीछे 3 की रीजंस थे। इसमें सबसे पहला था 2008 का ग्लोबल रिसेशन, जिसकी वजह से बहुत सी ऐसी कंपनीज जिन्होंने पहले उड़ीसा में इन्वेस्ट करने का प्लान किया था या तो वो पीछे हट गईं या फिर उन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट को डिले कर दिया। दूसरा बड़ा रीजन था आईटी पॉलिसी। 2008 में रिसेशन के टाइम बाकी की स्टेट्स जैसे कि हरियाणा, महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश, जो तब हैदराबाद था, उसने काफी आईटी फ्रेंडली पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट किया जिसमें काफी सारे इंसेंटिव्स शामिल थे, जबकि तब तक उड़ीसा ने मल्टीपल एमओयूज ऑलरेडी साइन कर लिए थे। इसीलिए उन्हें लगा कि उनको ज्यादा इंसेंटिव्स एंड आईटी फ्रेंडली पॉलिसीज की जरूरत नहीं है एंड इसीलिए उड़ीसा ने इंसेंटिव्स नहीं दिए। बट वी ऑल नो कि कंपनी सिर्फ अपना प्रॉफिट देखती है, जिसकी वजह से जेनसार एंड जेनपैक्ट ने अपने पैर उड़ीसा से वापस खींच लिए एंड अपने ऑफिसेस को पुणे में खोल लिया। वहीं विप्रो ने अपने प्रोजेक्ट को इनडेफिनेट टाइम के लिए डिले कर दिया एंड इन चेंजेस को देखते हुए डीएलएफ ने अपने प्रोजेक्ट साइज को कम कर दिया। वहीं रहेजा पार्क ने अपने आईटी पार्क को हैदराबाद में शिफ्ट कर दिया एंड आज भी ये हैदराबाद की शोभा बढ़ा रहा है। सिमिलरली आईसीआईसीआई ने पहले अपने टेक हेडक्वार्टर को भुवनेश्वर में खोलने का प्लान किया था, लेकिन बाद में इन्होंने भी हैदराबाद में शिफ्ट कर लिया। ऑन द अदर हैंड एमएक्स गुड़गांव मूव कर गया। नाउ वी विल टॉक अबाउट आवर थर्ड रीजन विच वाज लैक ऑफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन 2008, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्ट में यहाँ पर कमी थी एंड इसने 2010 तक कंपनीज को डिस्करेज किया भुवनेश्वर में अपने ऑफिसेज को खोलने के लिए। फिर आया 2010 से 2019 का टाइम। इस पीरियड में उड़ीसा ने अपने सेकेंड इन्फोसिस कैंपस को देखा। उसी के साथ एनटीआई माइंडट्री, कैपजेमिनी, टीसीएस, विप्रो, टेक महिंद्रा एंड कॉर्विवा ने भी अपने ऑफिसेस को यहाँ सेटअप कर लिया। उसी के साथ इस टाइम मिड साइज कंपनीज जैसे सीएसएम एंड तत्वा टेक ने भी अपनी जगह ले ली। हाउएवर इन कंपनीज के आने के बाद भी जो ग्रोथ की स्पीड थी वो काफी स्लो थी एंड उस टाइम बाकी सिटीज जैसे हैदराबाद, पुणे एंड गुड़गांव ने एक नए प्लग एंड प्ले मॉडल पर काम करना स्टार्ट कर दिया था। इस मॉडल में आईटी कंपनीज को बहुत फायदा होता था क्योंकि उन्हें अपना आईटी पार्क बनाना नहीं पड़ रहा था एंड जब चाहे वो अपने नए ऑफिसेस को खोल सकती थी। जबकि उस टाइम भी उड़ीसा अपने ओल्ड मॉडल पर फोकस कर रहा था जिसमें कंपनीज को लैंड एक्वायर करके अपने आईटी ऑफिसेस को बनाना पड़ता था। फॉर एग्जाम्पल उड़ीसा गवर्नमेंट ने इन्फो वैली 2 के लिए लैंड दिया था एंड उनका थॉट प्रोसेस था कि कंपनीज यहाँ पर ऑफिसेस को बनाएंगी, लेकिन कंपनीज तब तक नए ट्रेंड को फॉलो कर रही थी जो तब प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल को फॉलो कर रहा था एंड इसी वजह से कुछ कंपनीज जैसे फर्स्ट सोर्स एंड एम्फेसिस ने अपने ऑफिसेस को बंद करके दूसरी लोकेशंस में मूव कर लिया जहां पर उन्हें बड़े ऑफिस स्पेसेस मिल रहे थे, लेकिन पिक्चर अभी बाकी थी।
फिर आया 2021 का दौर। उड़ीसा गवर्नमेंट ने लेट 2021 में एक नई प्रोग्रेसिव पॉलिसी को अडॉप्ट किया, जो उड़ीसा के लिए एक गेम चेंजर साबित हुई। अब यहाँ पर मेन फोकस प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल एंड रीस्किलिंग ऑफ स्टूडेंट्स पे था, जिससे स्टूडेंट्स जॉब रेडी हो एंड हायर टैक्स कंसेशंस भी दिए। इसके बाद हमें एक रैपिड ओपनिंग दिखी IT एंड कंसल्टिंग कंपनीज की। यहाँ पर डेलॉइट, IBM, EY, एक्सेंचर, कॉन्सेंट्रिक्स, PwC, कॉग्निजेंट, प्रोटिविटी, पैलेडियम, इंचर, हैप्पीएस्ट माइंड ने अपने ऑफिसेज को खोलना स्टार्ट कर दिया। वहीं उड़ीसा ने काफी GCCs को ओपन होते देखा। फॉर एग्जाम्पल चब, के फिनटेक, ICE एंड ओपेक्स अमेरिका एंड सेमीकंडक्टर कंपनीज जैसे कि सिनॉप्सिस एंड कोफोर्ज ने भी अपने सेंटर्स को यहाँ ओपन किया। फिर कुछ ही महीनों में कंपनीज लाइक परसिस्टेंट, इंटीग्रन, फ्रॉस्ट एंड सुलिवन, रॉबर्ट बॉश, RBI डेटा सेंटर, कंट्रोल एस डेटा सेंटर, फ्यूजीसॉफ्ट एक्सेट्रा ने भी अपने ऑफिसेज को यहाँ ओपन किया। इसके अलावा 70+ मिड स्केल कंपनीज ने भी अपने ऑपरेशंस को यहाँ स्टार्ट किया एंड आज उड़ीसा सेवरल स्टार्टअप्स का भी घर है। इन सारी मिस्टेक्स से उड़ीसा ने समझा कि अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस करना कितना इम्पोर्टेंट है एंड इसके बाद गवर्नमेंट ने प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल के लिए OHub एंड उड़ीसा टेक टावर्स पे इन्वेस्ट किया। इसके बाद प्राइवेट प्लेयर्स जैसे SRB, NBCC इंपीरिया, DLF, iHub टेक पार्क एंड मेट्रो पाम इंटरनेशनल ने भी इस ग्रोथ को समझा एंड एंट्री ली। वहीं गवर्नमेंट ने काफी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को क्लियरेंस एंड अप्रूवल भी दिया है टू बिल्ड IT पार्क्स। इसमें माई होम टेक पार्क, DN होम टेक पार्क, ऑटोग्राफ टेक पार्क, SNM IT पार्क, AK एसोसिएट टेक पार्क शामिल है। यहाँ पर जो OMC की टेक बिल्डिंग है वो इंडिया की फर्स्ट AI पावर्ड टेक पार्क है एंड इन सब में टोटल इन्वेस्टमेंट 2000 करोड़ से भी ज्यादा की लगी है। इसके अलावा गवर्नमेंट यहाँ पर स्टार्टअप्स पे भी फोकस कर रही है, जिसके लिए 7+ इंक्यूबेशन सेंटर, प्रोग्रेसिव डेटा सेंटर पॉलिसी एंड सेमीकंडक्टर पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, जिससे ये इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर पाए। आज उड़ीसा 250+ STEM कॉलेजेस का घर है, जिससे स्टूडेंट्स को रीस्किल किया जा सके। इसमें फोकस AI, सेमीकंडक्टर एंड डिजाइन एनालिटिक्स पे किया जा रहा है एंड गवर्नमेंट एक स्ट्रॉन्ग पाइपलाइन बना रही है फॉर दिस टैलेंट पूल। एंड यहाँ मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि उड़ीसा गवर्नमेंट ने STPI सेंटर भुवनेश्वर के अलावा राउरकेला एंड बेरमपुर में भी खोला है। गवर्नमेंट अभी न्यू IT पार्क प्लान कर रही है इन राउरकेला, जिसे ये लोग सेकंड IT सिटी के रूप में डेवलप करने का प्लान कर रहे हैं। सो इंफ्रास्ट्रक्चर फोकस, लो टैक्स एंड रीस्किलिंग के थ्रू उड़ीसा अपने आप को एक इमर्जिंग टेक हब की तरह प्रोजेक्ट कर रहा है एंड उड़ीसा IT से 2024 में 10,500 करोड़ को अचीव कर सकता है। बट ग्रोथ को और ड्राइव करने के लिए गवर्नमेंट को और भी इंसेंटिव्स देना चाहिए टू GCCs। अपार्ट फ्रॉम करंट इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट को बड़े SEZ एंड ग्रेड A टेक पार्क को प्रमोट करना चाहिए, जिससे GCCs इजीली अपने ऑफिसेज को सेटअप कर पाए। इसकी छोटी सी शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है, जिसमें कैपिटल लैंड, जिसके हैदराबाद एंड बैंगलोर में बड़े IT पार्क हैं, जैसे कि ITPL, जिसे ये ऑपरेट करती है। इसने Tier 2 सिटीज में भुवनेश्वर को एक फोकस सिटी बनाने का प्लान किया है। इससे करंट IT कंपनीज जैसे कॉग्निजेंट एंड एक्सेंचर अपने सेकंड कैंपसेस को भी यहाँ पर इजीली ओपन कर पाएंगे। जैसे आपने बैंगलोर एंड हैदराबाद में भी देखा है कि एक कंपनी के मल्टीपल कैंपसेस अवेलेबल होते हैं एक ही सिटी में। लेकिन यहाँ पर मैं एक प्रॉब्लम को भी मेंशन करना चाहूंगी, जो आपने जो इमर्जिंग IT हब्स हैं वहाँ पर देखी होगी। तो आपने देखा होगा कि जो इम्पोर्टेंट एंड क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स होते हैं वो जनरली जो बड़ी IT हब्स होते हैं वहाँ पर ही जाते हैं, जिसकी वजह से हाई स्किल्ड एंड हाई पेइंग जॉब के लिए लोगों को बड़ी सिटीज जैसे कि हैदराबाद, बेंगलुरु, गुरुग्राम, इन सारी सिटीज में मूव करना पड़ता है। बट उड़ीसा गवर्नमेंट रीस्किलिंग प्रोग्राम के थ्रू बड़ी कंपनीज के साथ भी टाई अप कर रही है, जिससे कंपनीज कॉन्फिडेंट फील करेंगी एंड बड़े एंड क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स भुवनेश्वर में आएंगे। वैसे अभी उड़ीसा गवर्नमेंट ने ऑरेकल के साथ भी टाई अप किया है, जिससे वो लोगों को उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से रीस्किल कर पाए। नाउ टू कंक्लूड, उड़ीसा ने अपनी मिस्टेक्स एंड चैलेंजेस से समझा एंड आज वो एक इमर्जिंग IT हब के तौर पर अपने आप को पोजीशन कर रहा है। इससे बाकी की IT इमर्जिंग स्टेट्स जो 2015 के बाद से IT स्पेस पे फोकस कर रही हैं, वो काफी सारे लेसन्स ले सकती है एंड इससे वो अपनी ग्रोथ को एक्सपेडाइट कर पाएगी। तो चलिए इसी के साथ आज की वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें एंड आप मुझे बताइए अगर आप किसी और इंडस्ट्री पर रिसर्च देखना चाहते हैं। तब तक के लिए सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।